आप में से जो भी स्टूडेंट नीट एग्जाम या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर अदर स्टेट के जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स के हमेशा ये क्वेश्चन रहते हैं कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी जो एनसीईआरटी की बुक है, जो क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको किस तरीके से पढ़े, एनसीईआरटी के नोट्स किस तरीके से बनाए कि जब रिवीजन का टाइम हो तो हमें ज्यादा जो प्रॉब्लम है उसको फेस नहीं करनी पड़े। मतलब किस तरीके से सिंपल नोट्स बनाए जिनसे ज्यादा से ज्यादा जो सिलेबस है वो कवर हो और साथ ही साथ रिवीजन के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा टाइम जो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स के हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की जो बुक है उसको किस तरीके से पढ़ना है, साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि एट द लास्ट जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए वो है एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक। ठीक है, जैसे अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर अदर स्टेट के कोई भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो मेन बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक हो चाहे वो क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक हो। ठीक है, तो जैसे ये चैप्टर दिया गया है चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव। ठीक है, विच अ लिविंग थिंग्स हैज, मतलब इसमें इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है, इस लाइन में बोला गया है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको कुछ लिविंग थिंग्स और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स दिखती हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ कि आप खुद से ये पूछो कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें ऐसा क्या है कि जो उन्हें लिविंग बनाता है और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ऐसा क्या चीज़ नहीं है जो लिविंग थिंग्स में है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कितनी मतलब कठिन लैंग्वेज इसकी दी गई है और स्टूडेंट्स के हमेशा जो क्वेश्चन रहते हैं कि मैम जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो हमें समझ में ही नहीं आती कि पहली लाइन में क्या बोला गया है, आखिर इस लाइन में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो जब तक आप एनसीईआरटी को इस तरीके से नहीं पढ़ोगे कि जो हर एक लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर लाइन में जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, तो इस लाइन में जो मेनली आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर समझ में आता है, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको आप किस तरीके से समझते हो। ठीक है, द आंसर इज दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें पहले ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन नीचे आंसर भी बताया गया कि जो मेन आंसर है मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो इस बात का है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें जो भी बॉडी उनकी बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेनली क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल कि सेल क्या है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, some are composed of a single cell and are called unicellular organism while others like us composed of many cells are called multicellular organism। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हुए, कुछ एक सेल से मिलकर बने हुए जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, कुछ हमारी तरह बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए जिनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मतलब जो भी एक सेल से जो भी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है और जो बहुत सारी सेल से ऑर्गेनिज्म मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जब तक आप एनसीईआरटी को इस तरीके से नहीं पढ़ोगे कि आपको एक एक लाइन क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी की कोई भी लाइन है उसमें आखिर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कभी कभी डायरेक्ट जो है वो जो लाइन्स हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़िए कि आपको पर्टिकुलर जो लाइन टू लाइन जो चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मैम जो हम शॉर्ट नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाएं या बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो चैप्टर वाइज नोट्स हैं वो कैसे बनाएं। तो मेरे हिसाब से आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मान लीजिए ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों को क्लियर करते जाइए। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब मान लीजिए आप जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आपको समझ में आया कि ये पॉइंट इस बुक में नहीं दिया गया है या इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, तो आप साइड में उसी पॉइंट को लिख लीजिए।
जिससे क्या होगा, क्योंकि एनसीईआरटी को लगभग आपको 8 से 10 बार पढ़ना ही होगा, तभी आपको ये जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं वो याद हो पाएंगी। तो अगर आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चंस वगैरह में मिलती हैं, आप उनको इन्हीं साइड में लिख लीजिए, तो वो भी चीज़ें लाइन वाइज रिवाइज होती जाएंगी, जिससे आपको क्या होगा कि आपकी जो एनसीईआरटी है वो एक बुक के साथ साथ आपके जो नोट्स हैं वो भी बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जब रिवीजन के टाइम पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी तो आप उन पॉइंट्स को भी रिवाइज कर सकते हो, तो आपको अलग से जो नोट्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा कि आप ये जो एनसीईआरटी की बुक है उसको प्रिपेयर कर लें और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर लें। तो आप इस तरीके से जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर होंगे, और साथ ही साथ आपकी जो नोट्स बनाने की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। जिससे क्या होगा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उनको पढ़ें, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जो एनसीईआरटी को आपको किस तरीके से पढ़ना है ये डिस्कस किया। ठीक है, और आप एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के क्लास 11th और क्लास 12th के जो नोट्स हैं उनको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ये भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट या केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।